रात के तकरीबन 1:21 पर साउथ चाइना सी के घोर अंधेरे समुद्र के ऊपर से गुजरते वक्त कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 का ATC से कांटेक्ट टूट जाता है और ये रडार से भी गायब हो जाती हैं। लगभग 239 लोगों से भरा ये प्लेन इस वक्त हवा में 32,000 फीट की ऊंचाई पर था और सुबह के तकरीबन 6:30 बजे इसे बीजिंग में लैंड करना था। लेकिन फिर 6:30 बजे, उसके बाद 7 भी बजे और 8 भी, लेकिन ये प्लेन कभी वापस जमीन पर उतरा ही नहीं। और इसी के साथ शुरू हुई कहानी एविएशन इतिहास की सबसे रहस्यमयी हवाई दुर्घटना की। MH370 के रडार से हटने के बाद ये अंदाजा लगाया गया कि ये प्लेन क्रैश हो गया होगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि रडार से गायब होने के बाद भी अगले लगभग 7 घंटों तक, सुबह के तकरीबन 8:15 बजे तक MH370 हवा में ही था और इसी दौरान अचानक ये हवा में ही कहीं गायब हो गया। लेकिन आखिर कैसे और आखिर क्यों? इस समय जब इसे बीजिंग की तरफ जाना था तो ये इससे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सवाल तो ये भी है कि आखिर क्यों इस हादसे को एविएशन इतिहास का सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है और आखिर कैसे MH370 के जिस रहस्य को दुनिया की बड़ी से बड़ी सरकारें भी नहीं सुलझा पाई, उसे सिर्फ एक अकेले आदमी ने सुलझा दिया। स्वागत है आपका साइनो पर। इस कहानी की शुरुआत होती है 8 मार्च 2014 की रात 12:41 से। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती हैं और लगभग 6 घंटे का सफर तय करने के बाद सुबह के तकरीबन 6:30 बजे इसे बीजिंग में लैंड करना था। टेक ऑफ के वक्त इस प्लेन में कुल 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। ये एक 11 साल पुराना बोइंग 777 था जिसमें किसी भी तरह की कोई फिजिकल या टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। आसमान में मौसम साफ था और उड़ान के वक्त प्लेन में 49 मेट्रिक टन फ्यूल भरा गया, जो कि 7 से 8 घंटे तक उड़ान भरने के लिए काफी था। इस फ्लाइट के कैप्टन इन कमांड थे 53 वर्षीय जाहिरी अहमद शाह, जिन्हें लगभग 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और उनके को पायलट थे 27 वर्षीय फारिक अहमद, जिन्हें लगभग 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अब रात के लगभग 1:45 बजे जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं तो इसी के साथ अनगिनत रहस्यों से भरी इस कहानी की शुरुआत होती है। टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ही प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। अब ये मलेशियन कोस्टल लाइन को पार कर वियतनाम की डायरेक्शन में साउथ चाइना सी की तरफ आगे बढ़ रहा था। कैप्टन जाहिरी ये रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। अब लगभग 38 मिनट बीत चुके थे। प्लेन वियतनामी एयर ट्रैफिक जुरिडिक्शन में पहुंच जाता है और यही वो पल था जब कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक की तरफ से MH370 को आखिरी मैसेज मिलता है। ये एक फॉर्मल गुड बाय मैसेज था और यही वो आखिरी समय था जहां तक सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद अगले ही कुछ मिनटों में कुछ बेहद ही असामान्य घटित होता है। मलेशियन ATC के कांटेक्ट से निकलने के बाद अब दोनों पायलट्स को वियतनामी ATC से कांटेक्ट करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के सिर्फ 2 से 3 मिनट बाद ही रात के तकरीबन 1:22 पर यह प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों के ही रडार से गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है कि कुआलालंपुर ATC ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस वक्त ये फ्लाइट वियतनामी एयर स्पेस में थी, लेकिन वियतनामी ATC ने इसे हल्के में नहीं लिया और प्लेन से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की। पर जब अगले लगभग 18 मिनट तक पूरी कोशिश करने के बाद भी वियतनामी ATC का MH370 के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने कुआलालंपुर में इस बारे में रिपोर्ट किया। लेकिन यहाँ पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है। अब तक इस घटना को घटित हुए 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था और यही वो समय था जब कुआलालंपुर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस घटना के बारे में रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मलेशिया की एयर ट्रैफिक अथॉरिटी ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की कि इन्होंने इस घटना के लगभग 4 घंटे बाद इमरजेंसी रेस्क्यू रिस्पॉन्स स्टार्ट किया। इस वक्त तक सुबह हो चुकी थी और कुछ ही वक्त बाद सुबह के 6:30 बज जाते हैं। ये वो वक्त था जब MH370 को बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। अब तक ये उम्मीद थी कि ये प्लेन बीजिंग पहुंच जाएगा, लेकिन जब ये बीजिंग भी नहीं पहुंचा तब यहाँ पर यह तो कंफर्म हो गया था कि रात के उस घोर अंधेरे में साउथ चाइना सी के ऊपर MH370 के साथ जरूर कुछ बेहद ही गलत हुआ था।
और इसी कंफर्मेशन के साथ शुरुआत हुई दुनिया के सबसे महंगे और सबसे लंबे समय तक चलने वाले सर्च ऑपरेशन की। रडार से गायब होने के बाद MH370 को साउथ चाइना सी में ठीक उसी जगह पर ढूंढना शुरू किया गया जहां से ये गायब हुआ था। ये एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था जिसमें 7 देशों के 34 जहाज और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे। पर इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन होने के बाद भी अगले 4 दिनों तक इस प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तभी 12 मार्च को एक हैरान करने वाला खुलासा होता है। दरअसल एक रिपोर्ट में ये सामने आता है कि 8 मार्च की उस रात MH370 सिविल रडार से तो जरूर गायब हो गया था, लेकिन इसके बाद भी अगले लगभग 1 घंटे तक ये मिलिट्री रडार के पकड़ में था। और जब रात के 2:22 पर ये मिलिट्री रडार से गायब हुआ तब इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के नजदीक मलेशिया के वेस्ट में मालक्का में थी, जो कि बीजिंग से बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में था। और मिलिट्री रडार के मुताबिक ये प्लेन अंडमान और निकोबार की तरफ आगे बढ़ रहा था। सर्च ऑपरेशन में शामिल एक्सपर्ट्स ने यह अंदाजा लगाया कि शायद अंडमान एंड निकोबार की तरफ जाते हुए ये प्लेन हिमालय या कजाकिस्तान के किसी एरिया में क्रैश हो गया होगा। पर एग्जैक्टली ये कहाँ क्रैश हुआ था इसका पता लगाने के लिए 17 मार्च 2014 को इस सर्च ऑपरेशन की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलियन मैरीटाइम सेफ्टी अथॉरिटी EMSA को सौंप दी जाती है। अगले कुछ दिनों में EMSA 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और 8 देशों के 19 जहाजों के साथ साउदर्न इंडियन ओशियन में सर्च शुरू करता है। और इस दौरान ये लगभग 46 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया छान मारते हैं। लेकिन जब अप्रैल 2014 तक भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा तब समुद्र की सतह के ऊपर चलने वाले सारे ऑपरेशंस को बंद करके समुद्र की गहराई में एक डीप सी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। लेकिन अगले कई महीनों तक चलने वाले इस ऑपरेशन में भी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कुछ खास नहीं लगा और धीरे धीरे ये मिशन फेलियर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी इस मिशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। कुछ सैटेलाइट डाटा से ये पता चला कि ये प्लेन मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद भी एक सैटेलाइट को लगातार सिग्नल भेज रहा था और इसने लगभग 7 बार इस सैटेलाइट के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान इसने अपनी लोकेशन नहीं भेजी। आमतौर पर ऐसे बड़े एयरक्राफ्ट अपने कम्युनिकेशन को आसान करने के लिए सैटेलाइट्स को इस तरह के सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन MH370 का ये सिग्नल हैरान इसलिए करता है क्योंकि रडार से गायब होने के बाद भी ये प्लेन अगले 1 या 2 घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 7 घंटों के लिए हवा में ही था। सुबह के तकरीबन 8:19 पर इसने सैटेलाइट को लास्ट सिग्नल भेजा और इन सभी सिग्नल का एनालिसिस करने पर यह पता चला कि अपने आखिरी समय तक MH370 इंडियन ओशियन में ही था। और ये पता चलते ही सामने आता है इस केस से जुड़ा सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर जब इस प्लेन को बीजिंग की तरफ जाना था तो ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इंडियन ओशियन में क्यों गया, और क्या इंडियन ओशियन में जाने के बाद भी ये प्लेन सच में क्रैश हुआ था या फिर इसके साथ कुछ और हुआ। ऐसे सवाल को ध्यान में रखते हुए अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हैं और इसे लेकर कई सारी थ्योरी सामने आने लगती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के हेड मार्टिन डोलन के मुताबिक ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसके लिए पहले पूरी प्लानिंग हुई थी। डोलन के मुताबिक कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ एक ऐसे को पायलट को रखा था जिसे बोइंग 777 जैसी 2 इंजन वाले बड़े एयरक्राफ्ट उड़ाने का कोई खास अनुभव नहीं था। और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद कैप्टन जाहिरी मेंटली डिप्रेस्ड थी और उनमें सुसाइडल टेंडेंसी थी, इसलिए इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कैप्टन जाहिरी ने मलेशिया से वियतनाम की तरफ जाते हुए प्लेन को अंडमान एंड निकोबार की तरफ मोड़ दिया और फिर वो इसे ऐसी किसी जगह पर ले गई जहां पर प्रेशर काफी लो था, जिस कारण सभी पैसेंजर्स बेहोश हो गए। लेकिन कैप्टन जाहिरी ने खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लिया और फिर इस प्लेन को पानी में क्रैश करवा दिया। या फिर हो सकता है कि कैप्टन जाहिरी किसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने इस प्लेन को अगवा करवा लिया। इसी के साथ एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद प्लेन में बैठा कोई पैसेंजर भी किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ हो सकता था जिसने प्लेन को पहले हाईजैक किया और फिर इसके बाद या तो इसे क्रैश करवाया या फिर किडनैप कर लिया। लेकिन जब बाद में मलेशियन पुलिस ने फ्लाइट में सवार सभी यात्रियों के बैकग्राउंड की जांच की तो वहां पर किसी भी पैसेंजर के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होने का
कोई खास सबूत नहीं मिला। MH370 को ढूंढने के लिए मलेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का लगभग 70,68,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया खंगाला गया और इस पूरे सर्च ऑपरेशन में लगभग 30 देशों ने $200 मिलियन यानी तकरीबन 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर डाले, जो कि इसे दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन बनाता है। लेकिन इन तमाम फैक्ट्स के बावजूद भी एक फैक्ट तो अब भी यही था, इतने बड़े सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी ना तो MH370 खुद मिला और ना ही इसका मलबा। हालांकि इस दौरान इसके टुकड़े मिलने के दावे तो कई बार हुए, लेकिन इनमें भी जो सबसे विश्वसनीय दावा था वो था साल 2015 में मेडागास्कर के एक मछुआरे द्वारा किया गया दावा। एक रोज मछली पकड़ने के दौरान इस मछुआरे को बोइंग 777 का एक लैंडिंग रियर दरवाजा मिलता है, जो कि संभवतः MH370 का ही था और इस बात का प्रूफ था कि इस प्लेन के पायलट इसे खत्म करना चाहते थे। इसके बाद मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया में कई बार इसका मलबा मिलने के कई दावे किए गए। साल 2018 में एक प्राइवेट अमेरिकन इन्वेस्टिगेशन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक नो फाइंड नो फिश डील करती है। इस कंपनी के पास कई एडवांस अंडर वाटर सर्विलांस व्हीकल थे, जो पानी के नीचे सर्च करने के साथ साथ ओशन की फ्लोर मैपिंग भी कर रहे थे। लेकिन कई महीनों की मशक्कत के बावजूद भी ये मिशन भी फेल ही रहा। इस दौरान एरोस्पेस एक्सपर्ट रिचर्ड गोड्फ्रे ने दुनिया भर में रेडियो फ्रिक्वेंसी में हुई हलचल को ट्रैक करके इस प्लेन की लास्ट लोकेशन का पता लगाने का दावा किया। उनके मुताबिक पहले इस प्लेन ने एक 360 डिग्री का टर्न लिया और बाद में पायलट ने जानबूझकर इसके इंजिन्स को बंद कर दिया और अगले 20 मिनट तक इसे एक असामान्य होल्डिंग पैटर्न में बनाए रखा, जो कि पायलट का एक आत्मघाती कदम था। दुनिया भर के कई एरोस्पेस विशेषज्ञ रिचर्ड की इस बात से एग्री करते हैं। इन सब थ्योरीज के बाद अब MH370 से जुड़ी एक और पॉसिबिलिटी ये भी सामने आती है कि जिस जगह पर प्लेन ने सैटेलाइट को आखिरी बार सिग्नल भेजा था, उस जगह पर समुद्र के बीच कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रनवेज तो बनाए गए, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं था और संभवतः MH370 को इन्हीं आइलैंड्स पर कैद किया गया। यह काम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता था, लेकिन कुछ रूसी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब अमेरिकन नेवी ने किया था, क्योंकि जब प्लेन ने अपना रास्ता मोड़ा तो वह अमेरिकन नेवी की रडार में आ गया और जब बार बार चेतावनी के बाद भी वो वापस नहीं लौटा तो उन्होंने इसे कैद कर लिया। अब इन दी एंड अगर हम इस मिस्ट्री के बारे में बात करें तो जो थ्योरीज हमने आपको बताई हैं वो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो इस केस में सबसे ज्यादा विश्वसनीय हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई जो ये दिखाती हैं कि हिंद महासागर में एक प्लेन के मलबे जैसा कुछ दिखाई देता है और अगर ये तस्वीरें गलत नहीं हैं तो ये मलबा MH370 का ही होना चाहिए। यानी 8 मार्च 2014 की सुबह MH370 हिंद महासागर में क्रैश हो गया था और इसमें मौजूद सभी लोग मारे गए। पर क्या ये कंप्लीट सच है, किसी को नहीं पता और असली फैक्ट तो यही है कि MH370 के साथ आखिर उस दिन क्या हुआ था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये आज भी एक रहस्य है।